हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। जैसे कि हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रहा था। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने कुछ टॉपिक किए थे। एक बार मैं जल्दी से उन टॉपिक का नाम लेता हूं। तो सबसे पहले हमने किया था स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई, देन फिर था हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, जिसमें हमारे पास सिग्नल इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी एक्सप्लेन हो जाता था। देन फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी सोलवेंट विच सोलवेंट वी कैन यूज ड्यूटरेटेड सोलवेंट। और जिस सोलवेंट में हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर जो हम पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, उसमें ड्यूटेरियम होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता था फिर हमारे पास नंबर ऑफ सिग्नल में हमने बात की इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, एंड उसके बाद फिर हमने बात की थी डायस्टीरियोट्रोपिक प्रोटॉन एंड एनेंशियोट्रोपिक प्रोटॉन। फिर हमने उसके एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं शील्डिंग एंड डीशील्डिंग। शील्डिंग एंड डीशील्डिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से बनता है क्योंकि इस सिग्नल के बेस पे इस शील्डिंग एंड डीशील्डिंग के बेस पे हम अपना एनएमआर सिग्नल आइडेंटिफाई करते हैं कि वो किस वैल्यू पे आ रहा है, मींस वो कहां से कहां तक शिफ्ट हो रहा है, आइदर बिकॉज ऑफ शील्डिंग या फिर डीशील्डिंग। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं एक जनरल डेली लाइफ में जो एग्जांपल यूज होने वाला है मैं उससे कंपेयर करता हूं। जैसे कि सपोज शील्डिंग मींस किसी चीज को हमने शील्ड कर दिया, डीशील्डिंग मतलब वो शील्ड हमने उठा दी। सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज मैंने हेलमेट डाला हुआ है या किसी ने एक हेलमेट डाला हुआ है, अगर हम उसके सिर पर एक डंडा मारते हैं, वैसे तो डंडा मारना ऐसे बुरी बात है, फिर भी हमने एक बार उसको डंडा मारा तो उसके सिर पर चोट हेलमेट की वजह से वो कम लगती है। सो बिकॉज ऑफ हेलमेट ने क्या काम किया, उसके सिर को शील्ड कर दिया। अगर यही बात करते हैं कि उसने हेलमेट नहीं डाला होता और फिर सेम कंडीशन होती कि डंडा फिर मारते तो ज्यादा चोट लगती, मतलब विदाउट हेलमेट जो शील्ड करने वाला था वो हमने यहां से रिमूव कर दिया। क्या रिमूव कर दिया? शील्ड। वो शील्ड हमने रिमूव कर दी। तो यही है कि यहां पर न्यूक्लियस में क्या शील्ड होता है, कौन शील्ड करता है न्यूक्लियस को बाहर। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज हुआ, उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे। सो इलेक्ट्रॉन की ही जो संख्या होगी या नंबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं, वही शील्डिंग का काम करते हैं। अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास ज्यादा होंगे, मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इनमें से क्या चीज होनी चाहिए हमारे पास? तो हमारे पास होगी शील्डिंग। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास लेस हो जाते हैं तब हमारे पास होगी डी शील्डिंग। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट हम माइंड में रखते हैं। तो शील्डिंग में हमने क्या लिखा, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूक्लियस पर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूक्लियस पर अप्लाई करते हैं, सो क्या होगा न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा। इस सर्कुलेशन से उस इलेक्ट्रॉन या उस न्यूक्लियस की हम बात करते हैं, उस न्यूक्लियस में इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेशन से न्यूक्लियस में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी, जिसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हमने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है, उस फील्ड को बोला इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड।
तो अब शील्डिंग और डीशील्डिंग का एग्जांपल पढ़ते हैं हम। शील्डिंग या डीशील्डिंग क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी न्यूक्लियस पर हमने डाली, अप्लाई की, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन होगा, उससे क्या डेवलप हो रही है हमारे पास, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैं यहां पर अप्लाइड लिखता हूं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को दो चीजें कर सकता है, या तो वो उसको, ये चीज याद रखना एक बार, मैं इसको यहां पर लिखता हूं, या तो फेवर करे, या दूसरा अपोज करेगा। दो चीजें होंगी, या तो उसको फेवर करेगा या उसको अपोज करेगा। अब जब अपोज करेगा या फेवर करेगा, हम पहले अपोज की बात करते हैं। अगर उसने अपोज किया, मींस जैसे मैंने हेलमेट डाला हुआ था, तो अगर किसी ने डंडा मारा तो हेलमेट ने उस डंडे को अपोज कर दिया, मतलब मेरे सिर तक उसको डंडे को आने से रोक दिया, तो वो हुआ अपोज। अगर फेवर क्या हुआ, फेवर तो जब हेलमेट था ही नहीं, तो यहां पर फेवर होगा। अब यहीं से क्लियर हो जाता है हमारे पास शील्डिंग और डीशील्डिंग कॉन्सेप्ट। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी न्यूक्लियस पर डाली, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस द इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इफ इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन shielded of proton. Shielding in proton signal. मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमने किसी न्यूक्लियस पर डाली, न्यूक्लियस में सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है न्यूक्लियस में। अगर इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रही है, मींस अगर हेलमेट उस डंडे को रोक रहा है तो चोट कम लग रही है, मींस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का न्यूक्लियस से इंटरेक्शन कम हो रहा है। तो कम हो रहा मतलब किस वजह से कम होगा, जब बाहर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको अपोज करेंगे। देन अपोज करेंगे तो ये क्या हुआ, शील्डिंग इन प्रोटॉन सिग्नल, और दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज शील्डिंग। यहां पे हमारा शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, if nucleus is placed in the applied magnetic field, then circulation of electron produce an induced magnetic field. This secondary magnetic field, जो induced magnetic field है, इसको हमने कहा secondary magnetic field, primary ये थी। If secondary magnetic field or induced magnetic field oppose the applied magnetic field, then shielding in the proton signal occurs. This concept is called shielding. And de-shielding क्या हुआ, फेवर वाला। इफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, और हम कहते हैं कि इफ न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, और दिस इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फेवर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देन इंटरेक्शन ज्यादा होगी। इंटरेक्शन ज्यादा होने की वजह से de-shielding in proton. This concept is known as this is the shielding, de-shielding, sorry, this is the de-shielding in PMR spectroscopy या NMR spectroscopy. So एक बार हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन तो वैसे लिखी हुई है यहां पर, अगर इस डायग्राम को याद रखो तो आपको शील्डिंग और डीशील्डिंग दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि इफ स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस इज प्लेस्ड इन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी द सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस। दिस सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
will produce the secondary magnetic field. This is known as induced magnetic field. If induced magnetic field either दो चीजें कर सकती है, या तो फेवर करेगी या फिर अपोज करेगी. If it favor the magnetic field, then de-shielding in signal or de-shielding in proton signal occurs. या फिर ये अपोज करती है, अगर जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज किया, उसको शील्ड कर दिया, मींस शील्डिंग इन द प्रोटॉन सिग्नल इज ऑक्योर, एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इज नोन एज, या दिस प्रोसेस इज नोन एज शील्डिंग. तो ये हमारे पास शील्डिंग एंड डी शील्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. इसको हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं. सपोज हमारे पास एक कंपाउंड था CH3 इथेन. देन इसमें मैं एक ग्रुप को, जिसको मैं यहां पर आइडेंटिफाई कर रहा हूं, इस ग्रुप को मैं चेंज करता हूं CH3 आयोडीन के साथ, देन फिर CH3 ब्रोमीन के साथ, देन CH3 क्लोरीन के साथ, देन CH3 फ्लोरीन के साथ. सो वैसे हम जानते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, अगर हम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर कंपेयर करें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव देन क्लोरीन. सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर रहा. सो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑर्डर यहां पर क्या काम करता है, मींस फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव हुआ तो ज्यादा पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा फ्रॉम दिस बॉन्ड. क्लोरीन उससे कम करेगा, ब्रोमीन उससे कम करेगा, आयोडीन सबसे कम पावर से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. सो जितना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है आयोडीन से, जितना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा उतनी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. जितना इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट ज्यादा होगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी. हमने लास्ट उसमें ये पढ़ा था, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, मींस जितना हमारा हेलमेट स्ट्रांग होगा उतनी हमारे पास शील्डिंग ज्यादा होगी. मींस जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा शील्डिंग, और जितने कम इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा डी शील्डिंग. मतलब मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस से ज्यादा इंटैक्ट करेगी इन केस ऑफ जब डी शील्डिंग होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम होंगे. जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हुए तो डी शील्डिंग हुआ, तो सिग्नल भी ज्यादा आना चाहिए. सो मैं बात करता हूं यहां पर, इसका मैं सिग्नल की वैल्यू लिखता हूं. जो मैं स्टार मार्क कर रहा हूं इसकी मैं सिग्नल की वैल्यू लिखता हूं 0.8. इसको डेल्टा या मैं पीपीएम में लिख सकता हूं, वट एवर जो भी आपको इजी लगे. सो मैंने इसको डेल्टा लिखा. इसकी वैल्यू की बात करता हूं मैं, इसकी वैल्यू लिखता हूं मैं 2.2 डेल्टा. यहां पर मैं बात करता हूं यहां पर हम 2.7 डेल्टा. देन इसकी बात करी मैंने 3.0 डेल्टा, और इसकी बात करते हैं हम तो यहां पर हमारे पास 4.3 डेल्टा ये वैल्यू आती है. मींस नंबर ऑफ जो हमारी वैल्यू थी वो बढ़ रही है. तो इससे क्या हुआ, अब यहां से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इस एग्जांपल से. मतलब ये देखो मैं रब कर रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये ऑर्डर आपको पहले ही याद है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रॉन एक्टिव था, ज्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर कम हो जाएगी. जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई उतनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर, या जो इलेक्ट्रॉन हो सॉरी जो प्रोटॉन होगा उस प्रोटॉन से ज्यादा इंटरेक्ट करेगी, और ज्यादा इंटरेक्ट करेगी तो वैल्यू भी ज्यादा आएगी. यहां पर इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा हमारे पास. यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्टिव ग्रुप लगा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है. यहां ब्रोमीन थोड़ा सा ज्यादा करेगा, क्लोरीन थोड़ा सा और ज्यादा करेगा, फ्लोरीन द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा. सो मैक्सिमम सिग्नल आया. सो मैं अब यहां से आपसे क्वेश्चन करता हूं, कौन सा हमारे पास
शील्डिंग रीजन हुआ या कौन सा प्रोटॉन हमारे पास शील्डिंग रीजन में आया और कौन सा डी शील्डिंग रीजन में आया। तो यहां से क्लियर होता है जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम थे तो वैल्यू ज्यादा आई, ज्यादा बिकॉज ऑफ डी शील्डिंग की वजह से आया। तो यहां पर मेरा डी शील्डिंग रीजन हुआ और यहां पर जो रीजन हुआ मेरा शील्डिंग रीजन हुआ। अब इसको मैं एक एनएमआर के स्केल से दिखाता हूं कि हमारे पास अगर जो एनएमआर स्पेक्ट्रा हुआ तो हमने इसको 0 to 10 डेल्टा वैल्यू, अब याद रखना डेल्टा वैल्यू या मैं पीपीएम की बात कर रहा हूं, सिर्फ डेल्टा वैल्यू या पीपीएम की बात कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे स्केल की बात नहीं कर रहा। सो मेरे पास 0 की तरफ जो वाला वैल्यू जो रीजन रहा वो मेरे पास था शील्डिंग रीजन, एंड जो 10 की तरफ रहा वो मेरे पास था डी शील्डिंग रीजन, वो मेरे पास डी शील्डिंग रीजन था। तो यहां पर हमारे पास एक एनएमआर का जो स्पेक्ट्रम होगा तो वो हमारे पास 0 से 10 स्केल तक होगा। 0 वाला रीजन हमारा शील्डेड या शील्डिंग रीजन होगा और 10 की तरफ जो होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है वो हमारे पास बिकॉज ऑफ शील्डिंग, डी शील्डिंग की वजह से डी शील्डेड रीजन होगा। तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, शील्डेड रीजन और डी शील्डेड रीजन। चलिए यहां से एक कंसेप्ट भी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमारे पास सिग्नल में क्या चेंज आ रहा है। अगर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ेगी मींस ज्यादा वैल्यू से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ करेगा, देन सिग्नल गोज टू इन डी शील्डेड रीजन। अगर जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होगी देन सिग्नल गोज टू इन शील्डेड रीजन, तो आएगा ये टुवर्ड 0 या फिर हम कहते हैं डी शील्डेड रीजन टुवर्ड्स मोर 10 की तरफ आएगा। एनएमआर स्केल को हम 0 to अगर जो 10 ऐसे बात करेंगे तो ये हमारे पास हुआ डेल्टा रीजन। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूं कि ये मैं नीचे लिखता हूं, यहां से ज्यादा क्लियर होगा, और 0 to इधर मैं 10 काउंट करता हूं तो ये स्केल हुआ हमारे पास टाउ। सो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 10 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू टाउ। सो हम मैक्सिमम जो वैल्यू की बात करेंगे, हम इस स्केल की बात करेंगे, डेल्टा वैल्यू की बात करेंगे। अगर आपको कन्वर्ट करना है, सपोज मेरे पास सिग्नल आया, मैं कहता हूं कि मैंने CH3 और इसके साथ आयोडीन था, इसको मैंने वैल्यू दी थी 2.2 डेल्टा, तो टाउ में इसकी वैल्यू होगी 10 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू टाउ। इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हो आप। सो 10 माइनस 2.2 इज इक्वल टू 7.8, ये मेरे पास टाउ में वैल्यू रहेगी। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल याद करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहेगा वो। CH3 देन सिंगल बॉन्ड था, फिर मैं कहता हूं कि एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, देन फिर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, सो मैं कहता हूं कि अगर ऑन द बेसिस ऑफ शील्डिंग, डी शील्डिंग या वैल्यू ऑफ किसका हमारे पास एनएमआर में किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। सो इसको मैं एक छोटे से कॉन्सेप्ट से कंपेयर करता हूं। देखिए यहां पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हुआ, हम सभी जानते हैं सिंगल बॉन्ड में हमारे पास sp3 करैक्टर रहता है सिंगल बॉन्ड sp3। तो इसमें एक s का और 3 p के ऑर्बिटल हुए, तो टोटल अगर जो मैं बात करता हूं सिर्फ और सिर्फ s करैक्टर की, तो s करैक्टर कितना हुआ हमारे पास 25%, ये हम सभी जानते हैं।
यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड की बात हुई तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास s करेक्टर कितना हुआ, 100 का थर्ड पार्ट मींस 33%। सिर्फ हम s करेक्टर की बात कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हुई तो sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास s करेक्टर हुआ 50%। तो more the s character, more will be electron activity। जिस का s करेक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। इस कार्बन की या किसी भी कार्बन की मैं बात करता हूं, एक कार्बन की उसका s करेक्टर 50% था, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा थी, यहां पर 33 था, यहां पर 25% था, तो उस कार्बन ने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। हमारे पास हाइड्रोजन की यहां सबसे ज्यादा डीशील्डिंग होनी चाहिए, यहां पर बीच में थोड़ा सा कम होना चाहिए और यहां पर यह शील्डेड रीजन में होना चाहिए। तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। अभी तो हमने बात की थी कि मोर द इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी मोर विल बी द डीशील्डिंग, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतनी डीशील्डिंग होगी। बट यहां से एक नया इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। तो हमारे पास ऑर्डर ये होना चाहिए था, बट ये ऑर्डर हमारे पास गलत है। एग्जैक्ट ऑर्डर हम लिखते हैं एक बार। एग्जैक्ट ऑर्डर रहा हमारे पास CH3 CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास एग्जैक्ट ऑर्डर रहेगा। ये कैसे एक्सप्लेन होता है? हम बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की जिसको हमने नाम दिया एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता क्या चीज है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है। मींस किसी भी मॉलिक्यूल की ओरिएंटेशन टुवर्ड द एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट मींस आइदर वो मैग्नेटिक फील्ड में या तो परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा, या तो वो परपेंडिकुलर होगा या वो पैरेलल होगा, वही हमारे पास एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन निकल के आती है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। उसकी ओरिएंटेशन क्या थी? टुवर्ड द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। उसकी ओरिएंटेशन या तो परपेंडिकुलर हो सकती थी या फिर वो पैरेलल हो सकती थी। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहा, इसमें कुछ नहीं होगा। हम ये एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट इन दोनों में पढ़ेंगे। हम बात करते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट हम इथाइलिन एंड एसिटाइलिन की बात करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बात करते हैं। देखिए मैंने ओरिएंटेशन, अगर जो मैं मैग्नेटिक फील्ड की मेरे पास डायरेक्शन ये रही मैग्नेटिक फील्ड, मेरे पास डायरेक्शन अगर सपोज ये रही, इसके एवर्स में ये हमारे पास क्लियर कट आइडेंटिफाई हो रहा है कि डबल बॉन्ड हमारे पास परपेंडिकुलर था एंड ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था। मैं यहां पर छोटा सा एक अलग पेन से एक बना देता हूं कि आपको याद भी रहे। भाई ट्रिपल बॉन्ड होगा वो पैरेलल रहेगा, और डबल बॉन्ड की बात करते हैं हम, वटेवर जो भी डबल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल वाला या सिंपल डबल बॉन्ड की बात करते हैं हम, वो हमारे पास
परपेंडिकुलर रहेगा टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारे पास एनिसोट्रोपिक इफेक्ट था। इससे फर्क क्या पड़ता है, अब मैं बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड की। डबल बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अगर जो मैं कहता हूं पी ऑर्बिटल मेरे पास ये था, यहां पर मेरे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई। सो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड डबल बॉन्ड में या सिग्मा बॉन्ड था पहले मेरे पास, उसके अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन दोनों साइड में डबल बॉन्ड की या इलेक्ट्रॉन की माइग्रेशन मेरे पास रहेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेरे पास बॉन्ड के अबव द प्लेन रहेगा एंड बिलो द प्लेन रहेगा। देन अगर यहां पे भी सेम यही कॉन्सेप्ट बात करते हैं, अगर ये डबल बॉन्ड रहा, इसके पी ऑर्बिटल ये इस तरह थे हमारे पास, तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो कुछ इस तरह रहेंगे। देन हम बात करते हैं, अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, देन क्या हुआ, सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मींस इंड्यूस जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसने मैग्नेटिक फील्ड को, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, ये प्रॉपर वर्डिंग ये रहेगी, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को अपोज नहीं किया, तो ये डायरेक्ट, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड थी, सो ये न्यूक्लियस डायरेक्ट ही मैग्नेटिक फील्ड के, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आए, सो वैल्यू आई हमारे पास ज्यादा। अगर हम बात करते हैं इसकी डायरेक्शन पैरेलल होगी तब क्या होगा, तो सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहा, दैट विल अपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, इसको अपोज करेगा। सो डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद, क्या रहेगा, डिफिकल्ट टू इंटरेक्ट विद प्रोटॉन विद मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और प्रोटॉन की जो इंटरेक्शन थी, जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की और जो न्यूक्लियस था हमारे पास, उसकी इंटरेक्शन थी, वो इस अपोज की वजह से वो लेस इंटरेक्शन रहेगी, बिकॉज ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज पैरेलल टुवर्ड्स द विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। उसकी वजह से इसने इसको अपोज किया, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड, इसके साथ इंटरेक्शन थी मैग्नेटिक फील्ड की, वो लेस हुई, लेस की वजह से इसका सिग्नल आया लेस। और यहां पर ऐसा हमने कुछ नहीं देखा कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में आई न्यूक्लियस की, इसकी वजह से इनका सिग्नल आया ज्यादा मोर। सो हम वैल्यू की भी बात करते हैं। सो यहां पर आकर जो हम बात करते हैं, सो सबसे पहले मैं अपना ऑर्डर लिखता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, वैल्यू सबसे ज्यादा थी। एनी हाउ यहां पर कुछ ना कुछ ट्रिपल बॉन्ड भी इफेक्ट करेगा, मींस एस कैरेक्टर इफेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, सो दैट वैल्यू इज मोर देन सिंगल बॉन्ड, वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा रहेगी हमारे पास। तो सबसे ज्यादा वैल्यू थी हमारे पास, ये ऑर्डर हमारे पास करेक्ट था, सबसे ज्यादा वैल्यू थी हमारे पास डबल बॉन्ड की 5.5 डेल्टा के नियर अबाउट आएगी। 0.4 लिखता हूं, 2.4 डेल्टा, और ये हमारे पास वैल्यू थी 0.8 डेल्टा, ये वाली वैल्यू थी। सो हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू आई है डबल बॉन्ड की। सो डबल बॉन्ड की वैल्यू किस वजह से आई, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एनिसोट्रोपिक इफेक्ट। सो एनिसोट्रोपिक इफेक्ट एक बार मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि ओरिएंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल टुवर्ड्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, आइदर वो परपेंडिकुलर होगा या फिर वो पैरेलल होगा। परपेंडिकुलर में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट हमारे पास न्यूक्लियस से इंटरेक्ट करेगी, बट यहां पर पैरेलल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड न्यूक्लियस से इंटरेक्शन उसका लेस रहेगा, तो ये आएगा हमारे पास, इसके कंपैरिजन में ये आएगा। अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें तो ये आएगा शील्डेड रीजन में और ये था हमारे पास डी शील्डेड रीजन में। बट अगर जो हम इन दोनों की बात करें तो ये हमारे पास डी शील्डेड रीजन बना और ये हमारे पास शील्डेड। ओवरऑल ये हमारे पास डी शील्डेड
रीजन रहा। ठीक है, सो यहां पर ये किस वजह से हुआ? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की वजह से। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट देखो, हम अगर जो मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड किस किस वजह से इफेक्ट हो रही है? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट था, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट था। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग की वजह से क्या हुआ? वैल्यू ज्यादा आ रही थी। और दूसरा हमारे पास एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट था, जिसकी वजह से वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो यहां पर हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, दो की बजाय हमारे पास चार कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं यहां पर। वन इज द शील्डिंग, अनदर इज द डीशील्डिंग, अनदर इज एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इन पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो आज के लिए ये चार कॉन्सेप्ट हुए हमारे पास। थैंक यू।